Hello and warm welcome to all. Today is 18th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But before starting our discussion, I want to ask you a question. Like you have studied about IPC, Indian Penal Code, CRPC, Criminal Procedure Code, and Indian Evidence Act. These acts are also in the news. But if we want to ask a question to you, arrange these codes into chronological order. Can you give me the answer? If yes, well and good. If not, wait for the lecture. But what I am trying to say here that आपने शाहरुख खान का तो डायलॉग सुना ही होगा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो यहाँ पर यूपीएससी क्या करता है कि छोटी छोटी बातों को ही पकड़कर वो क्वेश्चन बना लेती है। लाइक जो आपका आईपीसी है या फिर सीआरपीसी है, इसके बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है बिकॉज इसको रिप्लेस किए जाने वाले हैं नए बिल से जो हम डिस्कस करने वाले। सो यूपीएससी यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, अरेंज दीज इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपने सोचा होगा भाई साहब हमने इतना डिटेल से पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, डिस्कशन सुना, तो फिर ये हमने आंसर क्यों नहीं कर पाया। तो यहीं से तो आपको पकड़ना पड़ता है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड उसको बाद में आप रिमेंबर कर सकते हो। तो यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है। तो वी विल डिस्कस दीज प्रोविजंस, दीज बिल्स in the lecture series. So shifting our focus to the discussion of ethical terms, आज हम moral agent के बारे में जानेंगे। अब एक बात मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, whom do you call moral agent? किसको आप कहते हो? क्या जानवर को moral agent कहा जा सकता है या फिर moral agent humans को कहे जाते हैं? बिल्कुल जानवर को नहीं कहे जाएंगे। क्यों? बिकॉज मोरलिटी इंसान डिफाइन करता है, जानवर को क्या पता मोरलिटी क्या है। अब जानवर के लिए क्या है कि लेट से कि कोई टेररिस्ट है, वो जानवर को भोजन करवाता है, तो फिर जानवर के लिए तो वो तो प्रेमी हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो तो टेररिस्ट है। सो यहाँ पर आपका मोरल एजेंट जानवर में नहीं बल्कि ह्यूमंस में देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या मोरल एजेंट सभी ह्यूमंस होते हैं? हो सकते हैं, लेकिन सभी होते हैं ये कोई गारंटी नहीं। क्यों गारंटी नहीं, उसे ही तो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मोरल एजेंट कहेंगे किसे? तो मोरल एजेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास क्षमता आ गई है या फिर मैच्योरिटी आ गई है कि वो डिसाइड कर सके, वो सेपरेट कर सके, वो सेग्रीगेट कर सके व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग। एंड बिकॉज ही और सी इज एबल टू सेग्रीगेट, दैट पर्सन विल बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ऑन एक्शंस। जो भी वो एक्शंस लेंगे उसके प्रति वो जिम्मेदार रहेंगे। एंड जहां जिम्मेदारी आती है वहां पर आपका एक्शन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई बच्चा है और कोई मैच्योर पर्सन है, तो बच्चे में क्या मोरल एजेंट आप जो खोजिएगा वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, बिकॉज बच्चे में मैच्योरिटी नहीं होती है। वो गलतियां करते हैं और गलतियां करके ही तो सीखते हैं। तो दैट्स वाई एक मैच्योर पर्सन में वो क्षमता आती है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं अपनी गलतियों से कि क्या सही है क्या गलत है। आप जबरदस्ती उसे मोरल एजेंट नहीं बना सकते, और वो धीरे धीरे सीखते हैं और फिर डेवलप करते हैं, उनकी माइंड उसी प्रकार से डेवलप होती है। इसलिए कहा जाता है जैसा इन्वायरमेंट आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वैसा उसका स्किल एंड बिहेवियर बनता है। एंड अगर हम अच्छे बिहेवियर बच्चों में इनकलकेट करते हैं तो डेफिनेटली वो बच्चा बड़ा होकर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। डू यू एग्री विथ माई पॉइंट और नॉट? So this is the context I want to discuss. Now shifting our focus to our editorial discussion. कौन कौन से आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने? We have to discuss two important article. जो पहला हमने कंटेक्स्ट आपको बता ही दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 बिल्स लेकर आए हैं दैट विल रिप्लेस द सीआरपीसी, आईपीसी एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अभी पहली बात तो ये समझ लेना है आपको, ये बिल है, ये पास नहीं हुआ है, इसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन की गई है। एज वेल एज लोकसभा के मेंबर सब इसे डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्कस करेंगे, बहुत प्रोसीजर अभी बाकी है। तो हम
इनके कुछ बेसिक प्रोविजंस को समझने का कोशिश करेंगे। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको इनके सेक्शंस नहीं रटने। पता चला कि हम सेक्शंस रटने बैठ गए, यूपीएससी सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो बेसिकली ओवरव्यू जानेगी और इनडायरेक्टली आप बहुत सारे मेन सेंसर में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इट विल रेस्ट्रिक्टेड टू जीएस पेपर 2, इट मे बी यूज्ड इन द जीएस पेपर 4, इट मे बी यूज्ड इन जीएस पेपर 1 एज वेल। तो काइंडली बी श्योर कि हमें पॉइंट्स को कहाँ कहाँ यूज करने आना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी वांट्स इंटरलिंकेजेस ऑफ द टॉपिक्स एंड द सिलेबस। जितना आप इंटरलिंकिंग करना सीखते हैं आपकी आंसर इन रिचनेस बढ़ जाती है। दैट्स द पॉइंट you should always keep into the mind while preparation. So first article, second article will be lead to पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिपेंडेंस स्पीच में इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से हम आर्टिशंस को, कलाकारों को मदद करेंगे फाइनेंशियल तरीके से, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सके और जो भी उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है पैसे लोन के रूप में उठाने में, वो स्ट्रेस दूर हो जाए, इसके लिए स्कीम लाया गया है। वी विल डिस्कस ऑल दीज टू editorial. So now moving above discussion on the first editorial, it will be covered under GS paper 2. तो पहली बात, नो बकवास, यानी कि जो आपका बिल लाया गया है उसका नाम पर आपको फोकस अच्छे से करना है। तो अगस्त 11, 2023 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए लोकसभा में। जो भारतीय न्याय संहिता बिल है ये इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल ये आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी इसको रिप्लेस करेगा। द भारतीय साक्ष्य बिल ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। अब यहां से आप बता सकते हैं कि कौन सा कोड पहले आया था, क्रोनोलॉजिकली आप आराम से अरेंज कर सकते। तो ये हमने कंटेक्स्ट बताया। दिस इज द इमेज, यू कैन सी द आईपीसी दैट इज इंडियन पीनल कोड दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य बिल 2023। So that's the crux. Now, this article is basically a discussion between the people. It is like an interview. So we have certain statements from the 2 people that will discuss its prospects and the issues involved. तो यहाँ पर हम 2 persons के डिस्कशंस को सुनेंगे। पहली बात तो प्रकाश सिंह और दूसरा पर्सन होगा आपका शाहरुख आलम। तो इन दोनों के बीच जो भी आपकी बातें हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली पहली बात तो ये कि हाउ दिस न्यू बिल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लॉज और द कोड्स। तो व्हाट द आर्टिकल ट्राइज टू से कि एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपके कोड है वो ब्रिटिश इरा के कोड है, काफी पहले आए थे, 1860 के समय के हैं। तो उस समय की सोसाइटी की नीड्स काफी अलग थी, उस समय क्राइम्स अलग थे। आज जो है सब कुछ चेंज हो गया है, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ बदलाव हो गए हैं। तो हम पहले वाले एक्ट के आधार पर आज के सोसाइटी को, आज के इकोनॉमी को गवर्न नहीं कर सकते। दैट्स द बेसिक क्रक्स फॉर ब्रिंगिंग अमेंडमेंट टू द बिल्स, टू द कोड्स। एंड क्या क्या चेंजेस की गई हैं, तो आईपीसी में 175 सेक्शंस अमेंड किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। along with 8 new sections have been added, along with 22 sections have been repealed, यानी कि इसको एलिमिनेट किया जाएगा to generate the भारतीय न्याय संहिता बिल। आई एम ट्राइंग टू से ऑल द टाइम कि अभी बिल है, इसमें ये प्रोविजंस किए जाएंगे, ये अभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं है। इसको एग्जिस्टेंस में आने में काफी समय लगेगा, जब ये आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा तभी जाके ये अभी इंप्लीमेंट होगा। बट दैट्स द बिल इटसेल्फ। तो हम इस बिल की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर शाहरुख आलम का कहना है कि ये जो नया बिल आया है इसमें कुछ एम्बिग्यूटी है। पहली बात तो ये कि जो नए बिल्स लाए जा रहे हैं, अब इससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग केस लॉज हैं या फिर जो आपका न्याय प्रणाली है या फिर जो आपके जजमेंट्स पहले दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, जिसको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी मिली है, उस पर असर आ सकता है।
एंड एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड एक कंट्री है, कहाँ पर है आप हमें बताओ, स्कॉटलैंड इंग्लैंड में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पर चार्जेस साबित नहीं होते हैं तो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड, उनको पकड़ कर रखने का जो पीरियड है वो मैक्सिमम 6 आवर्स है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में आपका 60 डेज है इस कोड के अंतर्गत। लेकिन ये जो बिल प्रपोज की गई है इसको एक्सटेंड करके 90 डेज कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, पहले ये जो आपका डिटेंशन होता था वो टेररिज्म के मुद्दे पर ही रेस्ट्रिक्ट होती थी, लेकिन इसको किसी भी आईपीसी ऑफेंस के अंतर्गत एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो आपका डिटेंशन है विदाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जेस, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन भारत में बेसिकली टेररिज्म पर्पस के लिए यूज होता था, लेकिन अभी इस नए बिल में इसको किसी भी आईपीसी ऑफेंस के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। और इतना ही नहीं, लॉट्स ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर पुलिस को दिए जाते हैं, लाइक राइट टू हैंडकफिंग। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन रहा है, पहले हम उस डिसीजन को भी डिस्कस करेंगे, कि जो भी व्यक्ति हैं जिनको अरेस्ट किया जाएगा तो फिर उनके ऊपर हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। तो ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इस बिल में हथकड़ी लगाने की भी डिस्क्रिशनरी पावर पुलिस को दी जाती है। हैंड कपिंग मतलब होता है हथकड़ी लगाना, ठीक है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस किस प्रकार से व्यक्ति को हथकड़ी लगाती है। एंड ऑल्सो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए एनी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड ऑल्सो इट विल लेजिटिमाइज इनकाउंटर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस। यानी कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो आप समझ सकते हो कोई भी फोर्स, कितना भी फोर्स इस्तेमाल करके हम उसको अरेस्ट करेंगे। एंड वन मोर प्रोविजन दैट दिस भारतीय न्याय संहिता बिल अलाउज कस्टडी फ्रॉम 15 डेज एंड इसको एक्सटेंड करके 90 डेज तक किया जा सकता है। यानी कि मिनिमम पीरियड ऑफ कस्टडी, कस्टडी यानी कि जब व्यक्ति को पूछताछ के लिए रखा जाता है जेल में, ठीक है। अब ये जुडिशियल कस्टडी हो सकती है या फिर पुलिस कस्टडी हो सकती है। यूपीएससी ने डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी। क्या आप रिकॉल कर सकते हो उस डिफरेंसेस को? अगर रिकॉल करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिनिमम कस्टडी पीरियड को आपका 15 डेज एंड फिर मैक्सिमम बढ़ाकर 90 डेज किया जा रहा है इस बिल में। तो प्रकाश सिंह कहते हैं कि ठीक है, आपका जो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति को हथकड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है जेल ले जाने के लिए। बट यहाँ पर बात यह है कि क्या आप बता सकते हैं कि लेट से कि कोई व्यक्ति है जो माफिया है, जो गुंडा है, जो टेररिस्ट है, अब उसको हम हथकड़ी क्यों ना पहनाएं? तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं बैठता है। एंड ऑल्सो पुलिस क्यों किसी को टच करे? हो सकता है जो व्यक्ति है जो पकड़ा गया है उसको कोई इन्फेक्शन हो, स्किन डिजीज हो, तो ऐसे में ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज हो सकती है। तो यहाँ पर प्रकाश सिंह सब्सटेंशिएट करते हैं पॉइंट्स को रिगार्डिंग हैंड कफिंग। नाउ डज द न्यू bills and the existing courts do have any similarity? तो यहाँ पर आपके शाहरुख आलम साहब कहते हैं बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। इवन अभी भी वायलेंस होता है, व्यक्ति को अगर डिटेन करना हो या फिर आपका उसको पूछताछ करना हो विदाउट चार्जेस। एंड इवन जो आपके न्यू बिल्स हैं ये इस प्रकार के वायलेंस को फॉर्मली लीगलाइज करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें और भी कुछ सिमिलैरिटीज है। जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि इस बिल में सेडिशन को हटाया गया है। तो यहाँ पर आप समझिए सेडिशन मतलब होता है राजद्रोह। जब राष्ट्र के खिलाफ कोई व्यक्ति विद्रोह करता है तो वो होता है आपका राजद्रोह। तो इस बिल से सेडिशन को हटाया गया, लेकिन सेडिशन के जगह पर आपका सबवर्सिव एक्टिविटीज को ऐड किया गया। यहाँ पर आप देखिए सबवर्सिव एक्टिविटीज, और ये जो आपका सबवर्सिव एक्टिविटीज है ना, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है। अब ये काफी ज्यादा ब्रॉड हो सकता है, वेग हो सकता है। ये आपका डिपेंड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती है। एंड ऑल्सो इसमें
टेररिस्ट एक्ट्स को भी डिफाइन किए गए हैं, जबकि आपका एग्जिस्टिंग जो आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है वो डिफाइन करता है, तो फिर इसमें डिफाइन करने की क्या जरूरत। एंड एक और काफी कड़क प्रोविजंस इसमें डालने का प्रयास किया गया कि व्हेन यू डैमेज द प्रॉपर्टी, ये भी आपका टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत आ सकता है। तो दैट्स द थिंग। नाउ प्रकाश सिंह क्या कहते हैं इस पर, यस इट इज लाइक ओल्ड वाइन इन द न्यू बोतल, यानी कि जो नए बिल्स लाए हैं ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब, ये कहावत है। दैट रिप्रेजेंट्स कि आप जो है कुछ नया कुछ नहीं ला रहे हो, बल्कि एग्जिस्टिंग चीजों को ही आप बदल कर दिखाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन कुछ तो चेंजेज है इसमें, जैसे आपके नए नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल में टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी ऐड किया गया है, सेडिशन को रिपील किया गया है। बट यहाँ पर चीज यही है कि सबवर्सिव एक्टिविटीज को डिफाइन करने की जरूरत है, अदरवाइज यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। याद रखना है कि जो आपका कानून होता है उसमें प्रोविजन सही से डिफाइन होने चाहिए, नहीं तो ये इम्पावर कर देती है पुलिस को, अथॉरिटी को, कि वो काफी ज्यादा अपनी अथॉरिटी को जताने लग जाएंगे। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जो प्रोविजंस होते हैं वो सही से डिफाइन किए जाते हैं, नहीं तो अनलिमिटेड पावर आ जाएगी अथॉरिटी के पास। ऑल्सो मॉब लिंचिंग को भी डिफाइन किया गया है। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। दैट्स द पॉइंट। नाउ क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, बट देर आर ऑल्सो इन इश्यूज इन द चेंजेस। पहली बात तो ये कि जैसे आपका सेक्शन 302 वो आपका मर्डर है। सेक्शन 420 आपने सुना भी होगा, 420 चीटिंग से रिलेटेड है। सेक्शन 379 इट इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट फॉर द थीफ, एंड ऑल्सो सेक्शन 395 इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट फॉर डकैती। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि लेट से कि लगभग लगभग जब से ये सब एक्ट इम्प्लीमेंट हुए थे, तो इतने लंबे समय से ये सब सेक्शंस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि अब ये नॉर्मल जनता के दिमाग में ये फिट बैठ गया है। इवन व्हाट जो जुडिशियरी डिसीजन देती है तो वो भी बोलती होगी सेक्शन 420 लगाना है या फिर सेक्शन 379 लगाना है, तो उन सब के भी मन में ये बातें सब चिपक गई हैं। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको अमेंड करने की नहीं जरूरत होनी चाहिए, बिकॉज ये सब काफी ज्यादा डीप हो चुकी है पब्लिक के माइंड में, जुडिशियरी के माइंड में, और ऑल्सो it will add complexities with the National Crime Record Bureau and the crime and criminal tracking network and systems, because नए नए चेंजेस उन्हें भी करने पड़ेंगे। तो आर दे बीइंग मिसयूज्ड, क्या ये जो एग्जिस्टिंग कोड है इसका मिसयूज भी होता है? तो बिल्कुल कुछ ऐसे सेक्शन है जिसका मिसयूज करती है गवर्नमेंट अथॉरिटी, बट मिसयूज का मतलब ये नहीं कि ये सब जो कोड है वो इररिलेवेंट है, इसका कभी काम नहीं आता। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम तरीके निकाले टू प्रिवेंट द मिसयूज। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो आपके नए रेप प्रोविजंस किए जा रहे हैं इस नए बिल में, इट इज रिलेटेड टू मोर जेंडर्ड एंड अप्लाई ओनली टू वोमेन। सिंपली कहें तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, बिकॉज आज के समय में आप समझिए कि रेप मेन के साथ भी हो सकता है, बिकॉज सोसाइटी इज गेटिंग चेंज। तो उस प्रकार से इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत थी। ऑल्सो मॉब लिंचिंग को रिकॉग्नाइज किया गया है सेपरेट ऑफेंस में, बट प्रोविजंस ऑफ सेंटेंस की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन है। 7 ईयर्स तो मिनिमम पनिशमेंट है, लेकिन उसमें क्या है कि उसको बढ़ाकर लाइफ सेंटेंस भी हो सकता है या फिर डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। ऑन द अनदर हैंड जो लव जिहाद है, लव जिहाद किसे कहते हैं? जैसे कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, शादी से पहले अपनी आइडेंटिटी छुपाकर शादी जब किया जाता है तो वो लव जिहाद इसमें डिफाइन किए जाने का प्रयास किया गया है। तो इसको भी सेपरेट ऑफेंस के रूप में डिक्लेयर किया गया है, और अगर लव जिहाद की इंसिडेंट होती है तो आपका 10 साल का सजा मिलेगा। तो वही बात यहाँ से निकल कर आती है कि अगर हम बात करें सेक्सुअल ऑफेंस की, तो फिर इस नए बिल में सिर्फ वोमेन को ध्यान में रखकर सजा का प्रावधान किया गया है, जबकि आज के समय में सेक्सुअल ऑफेंस मेन के द्वारा भी हो सकता है अगेंस्ट मेन, और वोमेन अगेंस्ट वोमेन। ठीक है, तो ये प्रोविजंस की बात है।
तो क्या इस बिल में कुछ तारीफ करने की बात है या नहीं है? तो फिर प्रकाश सिंह कहते हैं बिल्कुल है। जैसे इसमें टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है, एंड एक और कड़क प्रोविजन डाला गया है कि एक बार जब ट्रायल कंक्लूड हो जाती है तो आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल 30 डेज के भीतर भीतर जजमेंट देने पड़ेंगे, एंड सिर्फ 2 एडजर्नमेंट्स ही अलाउड है। जैसे आपने पुराने मूवी में सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है मैलोड, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या है कि उस तारीख पे तारीख को लिमिट करने का प्रयास किया गया है। ओनली 2 एडजर्नमेंट्स आर अलाउड। और फिर शाहरुख आलम साहब का क्या कहना है कि कुछ अच्छे प्रोविजंस हैं, जैसे आपका लेट्स से कि ट्रायल आपका 6 मंथ के भीतर भीतर फिनिश नहीं होता है इन द पेटी ऑफेंसेस, तो फिर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। दैट पर्सन विल नॉट बी ट्राइड। नहीं तो क्या होता है ना कि व्यक्ति पता चला कि जेल में लंबा अरसा काट रहा है, डिस्पाइट कि उसकी सजा साबित भी नहीं हुई, ट्रायल उसका हुआ नहीं, इसलिए उसके कारण वो लंबा लंबा जेल टर्म काट रहा है, लेकिन बाद में ट्रायल के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति ने तो क्राइम किया ही नहीं था, तो ऐसे में तो उसको सजा मिल गई ना बिना बात की। तो यहाँ पर ये बात है कि ठीक है, ये अच्छे प्रोविजन है, लेकिन ये जो आपका ट्रायल वाला लिमिट है वो पेटी ऑफेंसेस के लिए है और डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया, होप यू अंडरस्टूड। अब आपको कमेंट में डिफरेंसेस बताना है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एविडेंस एक्ट, द सीआरपीसी एंड द आईपीसी, या फिर आप दो ही के बारे में बताओ, आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, बिकॉज आजकल ट्रेंड ये देखा गया है कि यूपीएससी शिफ्टिंग इट्स फोकस टू द मोर एक्टिव पार्ट रेदर देन द स्टैटिक पार्ट। जैसे आप स्टैटिक पर लेते हो, एम लक्ष्मीकांत पर लेते हो, लेकिन उससे अब काम नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आनी चाहिए, और वो आपका न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग्स एंड रीडिंग्स एंड एनालिसिस से ही आएगी। So shifting our focus to next tutorial that will be covered under paper 2, GS paper 2। तो क्या है इस डिस्कशन में हम पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए 15 अगस्त 2023 प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से ऐलान करते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए हम नया स्कीम लॉन्च करने वाले हैं जो उनके फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करेगा। बिकॉज ये जो आर्टिशंस है, ट्रेडिशनल आर्टिशंस, इनको क्या दिक्कत आती है कि ये लोन नहीं ले पाते हैं फॉर्मल सिस्टम से लाइक बैंक्स, एंड बिकॉज ये लोन नहीं ले पाते, अपने प्रोडक्ट वो बना नहीं पाते, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते और डिफरेंट मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो इन मुद्दे को एड्रेस करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, एंड इट विल हेल्प ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल एंड आर्टिशंस इन गेटिंग लोन्स एट चीपर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बैंक्स। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 5% पर इनको रेट मिल जाएगी, मतलब लोन मिल जाएगा। लगभग टोटल 13,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, एंड टोटल 3 लाख रुपए का लोन मिल सकता है आर्टिसंस को, एंड इट कवर्स डिफरेंट प्रोफेशंस ऑफ द आर्टिसंस लाइक कॉबलर्स हैं, उनके लिए भी ये कवर करता है, टॉय मेकर्स खिलौने बनाने वाले, लॉन्ड्री मैन, बार्बर्स, इन सब के लिए भी एक स्कीम एक्सटेंड हो रही है। तो ये कहा गया है अप्रोक्स 30 लाख फैमिलीज विल बी गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम ओवर द कमिंग 5 years। बट इश्यू ये है कि जो मेन मुद्दा है इन आर्टिसंस का, इन ट्रेडिशनल आर्टिसंस का, उसको एड्रेस नहीं किया गया है। तो मेन मुद्दा है क्या? मेन मुद्दा ये है कि इन व्यक्ति को मार्केट नहीं मिल पाती है, इनके प्रोडक्ट्स बन तो जाते हैं लेकिन मार्केट में बिक नहीं पाते हैं। तो फोकस होना चाहिए कि हम कैसे मार्केट एक्सपेंशन करें, इनके जो प्रोडक्ट है उसको न्यू मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करें ताकि इनके प्रोडक्ट्स बिके, और जब प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो प्रॉफिट आएगी, तो इनका जो कंडीशन है वो सुधरेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस स्कीम में सिर्फ फाइनेंशियल एड करने की बात की गई है, मार्केट एक्सपेंशन पर कोई बात नहीं की गई है। और lack of patronage for their goods and services in the wider marketplace, and also because of this इनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस काफ़ी कम रहते हैं, लोग लेना नहीं चाहते हैं, लेते भी हैं तो अंडर वैल्यूएशन, कम वैल्यू पर लेते हैं, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी असर पड़ जाती है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेंशन पर भी फोकस करने की ज़रूरत थी, जो ये स्कीम नहीं करता है। एंड अगर हम
मार्केट बनाने में असमर्थ रहे तो इनके लिए एक प्रकार से डेब्ट ट्रैप का सिचुएशन हो जाएगा। कैसे? बिकॉज लेट से इन्होंने लोन ले लिया 3 लाख का, अब इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, 1 करोड़ खिलौने बना दिए। अब 1 करोड़ खिलौने बिकने भी तो चाहिए, अगर ये बिके ही नहीं तो फिर इन्होंने 3 लाख का लोन लिया प्लस इनको 5% इंटरेस्ट देना पड़ा, तो अल्टीमेटली अगर ये खिलौने बिके नहीं, मार्केट में इसकी डिमांड ही नहीं हुई, मार्केट ने इसका प्रोडक्ट अडॉप्ट ही नहीं किया, तो ये एक प्रकार से आपको नहीं लगता कि एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा इनके लिए? अब इनको लोन चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो इससे पहले वाली सिचुएशन ही तो सही होगी जब ये लोन नहीं ले पा रहे थे और ये ऐसे ही अपना गुजारा चला रहे थे, नहीं तो एडिशनल बर्डन आ जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमें इनको डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसाना है, हमें इनको डेब्ट ट्रैप से बाहर निकालना है। इसके लिए हमें मार्केट पर फोकस करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में वही है कि विश्वकर्मा स्कीम ऑल्दो इंक्लूड्स स्किलिंग प्रोग्राम्स दैट ऑफर नॉमिनल स्टिपेंड एज वेल एज फाइनेंशियल हेल्प टू परचेज मॉडर्न टूल, बट इसका सक्सेस डिपेंड करेगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इसके नए मार्केट को हम ओपन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हार्नेस कर पाते हैं या नहीं। इफ वी आर एबल टू डू सो, डेफिनेटली दिस स्कीम इज गोइंग टू सक्सीड एंड ऑल्सो द बेनिफिट्स विल बी ट्रांसफर टू द आर्टिसंस एज वेल. So that's the crux of the article. We have discussed 2 articles today and hope you enjoyed this session. So thank you. Please do like, share and comment. What are your responses? Thank you friends. Thank you very much for the discussion.